हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 4 शौर्य। वह पूरक पठन है और उसके कवि हैं भूषण जी। विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ रहे थे शौर्य कविता पाठ 4 भूषण, जो कि पूरक पठन है। इसमें हम लोगों ने अब तक पहला और दूसरा ये दोनों पढ़ डाला है। अब आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे और तीसरे में हम लोग जानेंगे कि कवि भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेषताओं का, उनके गुणों का वर्णन किस तरह से कर रहे हैं। इस तीसरे कवित्व में, तीसरी कविता में कवि भूषण जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है। साथ में ही यह भी बताया है कि इस संपूर्ण संसार में, अखिल विश्व में जहाँ जहाँ पर मुगलों का शासन है, वहाँ वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का दावा सुनिश्चित है, उनका अधिकार होना निश्चित है। साथ में ही यह बात भी कवि भूषण जी बताते हैं उदाहरणों के माध्यम से कि इन वस्तुओं के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, इन जीवों के ऊपर, इस पक्षी का, इस जीव का, इस पशु का, इस इंसान का दावा सुनिश्चित है। अर्थात वह सार्वभौमिक सत्य है और वह सत्य ऐसा सत्य है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। यह भी वे बताते हैं कि प्रकृति ने हमें एक मौलिक अधिकार दिए हैं। उन अधिकारों के तहत में इस किसी निश्चित वस्तु पे किसी का दावा सुनिश्चित होता है। उसी का वर्णन कवि यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरे कवित्व में गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। गरुड़ आप जानते हैं एक पक्षी है, भगवान विष्णु का वाहन है, विशाल का पक्षी होता है जो सर्पों को खा जाता है। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब नागफांस में बंधे थे, इंद्रजीत मेघनाथ ने जब उन्हें और उनके भाई लक्ष्मण को नागों के द्वारा बांध दिया था, तो गरुड़ ही आए थे और उन्होंने ही भगवान श्री रामचंद्र जी को उससे मुक्ति दिलाई हुई थी। तो वही बात कवि कहते हैं, कवि का कहना है कि गरुड़ पक्षी दावा, दावा मतलब अधिकार, नाग सर्प समूह आप जानते हैं। कवि भूषण कहते हैं कि गरुड़ पक्षी का अधिकार नागों के समूह के ऊपर सुनिश्चित होता है। अर्थात नागों के ऊपर गरुड़ का अधिकार स्वयं सिद्ध होता है। यह अधिकार उसे किसी से मांगने या कहने की जरूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर सर्प हैं, उन सभी सर्पों को खाने की, उनको अपना भोजन बनाने का पूरा अधिकार गरुड़ पक्षी को है। तो हमारा संजाल भी बन रहा है कि दावा इन पर है। यह आपकी किताब का भी प्रश्न है। तो गरुड़ का दावा नागों के समूह पर, सांपों के समूह पर है। जैसे आया है, तो आगे आप अलंकार पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि यह आपका उपमा अलंकार है। दावा नाग जूह पर, सिंह सर सिर ताज को। दावा वही अधिकार, नाग जूह, नाग जूह, यहाँ पे नाग शब्द से सर्प नहीं हुआ, जूह मतलब समूह, यहाँ नाग का दूसरा अर्थ हुआ। और नाग का यहाँ पे अर्थ जो होता है वह अर्थ है आपका हाथी, विशाल का हाथी। जूह, जूह मतलब समूह। सिंह सिर ताज अर्थात शेर, जंगल का राजा। आगे कवि कहते हैं कि जिस तरह से हाथियों के समूह के ऊपर शेरों का दावा सुनिश्चित है, अर्थात इस संसार में जहां जहां पर भी हाथी हैं, उनके ऊपर अधिकार करने का पूरा अधिकार, पूरा दावा वह शेरों को प्राप्त है। यहाँ पर देखें, नाग और नाग यह दो शब्द आए हैं और लेकिन दोनों के अलग अर्थ हैं। शब्द एक ही है, 2 बार आया है, दोनों के अलग अर्थ हैं। तो जब कोई शब्द 2 बार आएगा और दोनों के अलग अर्थ होंगे तो वहां पे यमक अलंकार है। आगे अलंकारों की बात आप पढ़ेंगे, लेकिन यह ध्यान में रखिए जब कोई शब्द 2 बार आए
और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। यहाँ पे नाक का अर्थ सर्प है, यहाँ नाक का अर्थ हाथी होता है। दावा पुरहुत को पहाड़न के कूल पर, दावा मतलब अधिकार, पुरहुत, पुरहुत इंद्र को कहते हैं। देवराज इंद्र, आप जानते हैं देवताओं के वो राजा हैं। पहाड़न, पहाड़न मतलब पहाड़ पर्वत, कूल, कूल मतलब उनका समूह। आगे कवि भूषण कहते हैं कि इसी तरह से कि जो पहाड़ों का समूह है, पहाड़ों के ऊपर भगवान इंद्र का दावा यह पक्का है, निश्चित है, वे उस पर अपना अधिकार रखते हैं। यह उनको नैतिक अधिकार प्राप्त है कि जहां जहां पे पहाड़ हैं वहां वहां पे वे अपना अधिकार रखें। दावा सब पक्षिन के गोल पर बाज को। अगला है पक्षिन, पक्षिन यह अशुद्ध रूप है, पक्षी, खग। गोल, गोल मतलब समूह, बाज, बाज एक पक्षी होता है, चील की बात होता है, जिसे इंग्लिश में आप ईगल के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हुआ करता है। और जहां पे भी उड़ता हुआ पक्षी आप देखेंगे वहां पर तुरंत ही वह उसके ऊपर अधिकार कर लेता, झपट्टा मार करके वह उसे अपने कब्जे में ले लेता है। आगे कवि भूषण कहते हैं कि इसी तरह से पक्षियों के समूह के ऊपर बाज का दावा होता है, बाज का अधिकार होता है, बाज पक्षी का अधिकार होता है। तो यहाँ जो मैंने कहा संजाल बन रहा है, तो संजाल आपका यही बना कि दावा इन पर है और दावा इनका है। तो दावा इन पर है, पहला हुआ नागों के समूह के ऊपर दावा है, दूसरा हाथियों के समूह पर दावा है, तीसरा पहाड़ों के कूल पर अर्थात पर्वतों के समूह पर दावा है, और चौथा सभी पक्षियों के समूह पर दावा है। अब दावा इनका है वह हुआ आपका गरुड़ का दावा है, और दूसरा हुआ आपका शेरों का दावा है, तीसरा हुआ इंद्र का दावा है, और चौथा हुआ बाज का दावा है। तो यहाँ पे आपके दो संजाल, दो महत्वपूर्ण संजाल बने, एक कि दावा इन पर है, दूसरा दावा इनका है। इस तरह से भी प्रश्न हो सकता है, केवल 4 बॉक्स दिए जाएंगे और उसमें 2 प्रश्न एक साथ जुड़े होंगे। पहला होगा दावा इन पर है, दावा इनका है, तो वहां पे दावा इनका है जैसे गरुड़ का, उसी के आगे दिया होगा कि दावा इन पर है, तो वहां होगा नाग के समूह पर। तो वहां पे ऐसे में एक बॉक्स के लिए हाफ मार्क, आधा नंबर आपको रहेगा। दूसरा प्रश्न जो यहाँ पे बनेगा वह आपको बनेगा कि समूह के लिए आए हुए शब्द। तो वहां पे आया है एक जूह, दूसरा कूल और तीसरा गोल। अगला प्रश्न आपका बनेगा कि पद्यांश में आए हुए पक्षियों का नाम बाज, गरुड़। परिच्छेद पद्यांश में आए हुए जानवरों का नाम हाथी, शेर। तो ये हुआ। साथ में ही परिच्छेद पद्यांश में आए हुए देवता का नाम इंद्र। तो पद्यांश में आए हुए विषैले जीव का नाम नाग। इस तरह से यहाँ पे प्रश्न आपके बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि यह आपका एक महत्वपूर्ण पूरक पठन है, उसमें आपको कहीं डाउट रहे तो आपको जरूर पूछ लेना है। आगे बढ़ते हैं। भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में, भूषण कवि का नाम और दूसरा अर्थ होता है गहना। तो आपको मैंने बताया था कि एक आपने पढ़ा था कि जब कोई शब्द 2 बार आए जैसे यहाँ पे और दोनों के अलग अर्थ हों तो यमक अलंकार होता है। उसी तरह से जब कोई शब्द एक ही बार आए, पंक्ति में एक ही बार आए लेकिन उसके 2 अर्थ अलग अलग अर्थ हों, तब वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है।
तो दोनों में अंतर रखिएगा। जब कोई शब्द 2 बार आए, दोनों के अलग अर्थ हों, तो यमक अलंकार। जब कोई शब्द 1 बार आए लेकिन उसके 2 अलग अलग अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार। तो यहाँ भूषण, भूषण का 2 अर्थ है, एक है कवि का नाम और दूसरा है गहना। तो यहाँ पे हम जान गए कि यहाँ पे अलंकार हुआ श्लेष। अखंड नव खंड मही मंडल में, अखंड, यहाँ उपसर्ग है। खंड, खंड मतलब भाग। जो अखंडित हो अर्थात जो बटा हुआ न हो उसे हम कहते हैं अखंड। नव खंड, नव मतलब 9 संख्या वाला, 9 मतलब नया नहीं। तो यहाँ पे 9 के भी 2 अर्थ हो रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ भी श्लेष अलंकार होता है। खंड, खंड मतलब भाग। मही, मही मतलब पृथ्वी धरती। मंडल मतलब समूह में। कवि कहते हैं, कवि भूषण जी यहाँ पे कहते हैं कि इस अखंडित 9 भागों में बटी हुई धरती के ऊपर, कवि भूषण कहते हैं इस अखंडित 9 भागों में विभाजित धरती के समूह के ऊपर, धरती के ऊपर। आप कहेंगे सर एक तरफ कह रहे हैं अखंडित है, एक तरफ कहते हैं 9 भागों में बटी, दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, लेकिन पूरी पृथ्वी एक है, उसमें हमने अलग अलग उसके क्षेत्र बना रखे। जैसे हम कहते हैं कि 7 महाद्वीप है, वैसे ही हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया कि धरती 9 भागों में बटी है लेकिन अखंडित है। जैसे आपका घर है, आपका घर एक है लेकिन उसमें कमरे अलग अलग है, वैसे ही धरती एक है, उसमें भाग अलग अलग हैं। कवि भूषण कहते हैं कि जैसे 9 भागों या अखंडित 9 भागों में बटी हुई धरती है, रवि को दावा जैसे रवि किरण समाज पर। रवि अर्थात सूर्य, दिनकर, दावा अधिकार, जैसे आया तो उपमा अलंकार हो गया। किरण समाज अर्थात किरणों के समूह के ऊपर, पे मतलब पर। कभी कहते हैं वही कि इस संपूर्ण धरती के ऊपर, पहली लाइन का अर्थ यही हो गया, इस संपूर्ण धरती के ऊपर सूर्य का दावा अपनी किरणों के ऊपर है। इस संपूर्ण धरती पर सूर्य का दावा है और वे अपनी किरणों के ऊपर पूरा अधिकार रखते हैं। यह आपका इसका अर्थ हुआ। यहाँ पर हुआ अखंड, इसमें लगा उपसर्ग अ, इसमें प्रत्यय जोड़िए, इत लगाइए अखंडित। आगे बढ़े, यहाँ पे भी आया समाज, समाज में प्रत्यय जोड़िए इक, सामाजिक, सामाजिक होगा, सब पे भी आकी मात्रा आएगा। पूरब पच्छान देश दक्षिण ते उत्तर लो, पूरब पच्छान देश दक्षिण ते उत्तर लो। यहाँ पे पच्छान मतलब पश्चिम, वेस्ट, दक्षिण, दक्षिण मतलब दक्षिण, साउथ, लो मतलब तक। कवि भूषण कहते हैं कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहां जहां पर, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। पातशाही मतलब कि मुगल शाही, मुगलों का शासन, तहां मतलब वहां, शिवराज अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो दोनों लाइनों का अर्थ एक साथ। कवि भूषण कहते हैं कि पूर्व से पश्चिम दिशा तक, उत्तर से दक्षिण दिशा तक, जहां जहां पर मुगलों का शासन है, बादशाही है, मुगल शाही है, वहां वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का अधिकार अपने आप से सिद्ध है, उन्हें उसको पाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगला प्रश्न आपका बना और 4 बॉक्स बन गए। पहला हुआ कि पद्यांश में आई हुई दिशाओं के नाम, पहला पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा दक्षिण और चौथा उत्तर। आगे बढ़ते हैं अंतिम में। चौथे कवित्व में कवि भूषण जी ने शिवाजी महाराज के पराक्रम के कारण, उनकी वीरता के कारण जो मुगलों की पत्नियां हैं, बेगमें हैं, उनकी क्या दशा हुई है वो उसका वर्णन कर, उनमें कितना भय पैदा हो गया। जबकि आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज महिलाओं की बड़ी इज्जत करते थे, जबकि
वे उनका सम्मान करते थे, उसके बावजूद उनके पराक्रम के कारण, उनकी वीरता के कारण उनमें कितना भय है उसका वर्णन कवि भूषण यहाँ करते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण संजाल बनेंगे आपके। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। दोनों के अर्थ साथ में देखिएगा। घोर मंदिर, घोर मतलब ऊंचे, मंदिर मतलब होता है कि महल। यहाँ पे घोर मंदिर मतलब कि घोर मतलब घना, मंदिर मतलब जंगलों। कवि भूषण कहते हैं कि वे बेगमें जो ऐश्वर्य के समान सुविधाओं से भरे, वह सुविधाएं जो देवताओं को मिलती हैं, स्वर्ग के लोगों को मिलती हैं, स्वर्ग के समान उपलब्ध सुविधाओं की जैसे ऊंचे ऊंचे मकानों के अंदर रहा करती थी। वापस देखिएगा, कवि भूषण कहते हैं कि वे बेगमें जो स्वर्ग के समान उपलब्ध सुविधाओं से भरे हुए ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। हे छत्रपति वीर शिवाजी महाराज, आपके पराक्रम के डर से, आपकी वीरता के कारण, आपके वीरता के भय से वे इतनी डर गई हैं कि उन्होंने उस सुख को त्याग दिया है, डर के कारण कि आप कभी भी वहां पे आक्रमण करके उसको पूरे महल को अपने अधिकार में न लो। इस कारण वे बेगमें अब घने जंगल के भीतर रहा करती हैं, वहां रहने के लिए विवश हो गई हैं। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रश्न बनते जाएंगे कि बेगमें पहले रहा करती थी, अब रहती हैं। पहले यहाँ पर होगा कि ऊंचे ऊंचे महलों में रहती थी, अब घने जंगल के भीतर रहती हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। यहाँ पे कवि कहते हैं, अब यहाँ कंदमूल के दो अर्थ हो गए। यहाँ कंदमूल का अर्थ हुआ कि स्वादिष्ट पकवान, फल, मेवे, और यहाँ पे कंदमूल का अर्थ हुआ केवल जंगली फल। भोग करे अर्थात खाना। कवि कहते हैं कि वे बेगमें जो पहले बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन किया करती थी, अच्छे अच्छे पकवान खाती थी, स्वादिष्ट व्यंजन किया करती थी, अब आपके कारण, आपके भय के कारण वे अब जंगलों में रहती हैं और केवल कंदमूल, जंगली फलों को खा करके ही अपना पेट भर लेती हैं। यहाँ पे कंदमूल भी आया, तो यहाँ पे भी आपका जो है यमक अलंकार हो गया। 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ पे यमक अलंकार का श्रेष्ठतम उदाहरण है। आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, 9th के एग्जामों में ये पूछा जाएगा। 3 बेर खाती थे वे 3 बेर खाती। 3 बेर, यहाँ पे बेर मतलब हो गया समय, बार, और यहाँ बेर मतलब एक, आप जानते हैं कि बेर एक फल होता है, छोटा छोटा होता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। स्कूल से छूटने के बाद अक्सर बाहर बेचने वाले जो दुकानदार हैं जो जमीन पे नीचे फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, वो बेचते हैं, वे उसको लेकर के नमक लगा के खाना पसंद करते हैं, वह बेर। तो कभी आगे कहते हैं कि पहले जो बेगमें दिन में 3-3 बार खाया करती थी, अब वे जंगल में रहती हैं, केवल 3 बेर खाकर, 3 बेर का फल खा करके अपना गुजारा करती हैं। 3 बेर के 2 अर्थ हुए, दो बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। इस कारण यहाँ पे यमक अलंकार। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। यहाँ पे भूषण, भूषण मतलब कवि का नाम। यहाँ पे भूख, इसको आप भूषण पढ़ेंगे, हम कहेंगे यह जो पुरानी हिंदी है उसमें श की जगह यह ख हो जाएगा। तो भूखन मतलब भूखे रहने के कारण। शिथिल अंग, कमजोर हो गया है शरीर, और शिथिल अंग यहाँ पे कमजोर हो गया है। तो यहाँ पे 2 बार जरूर आया है, लेकिन अर्थ एक ही है, लेकिन ये जो है ये अलग अर्थ दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि वे बेगमें जब महलों में रहा करती थी तो वे इतना अधिक आभूषण, गहने पहन के रखती थी। यहाँ पे भूषण मतलब एक तो कवि का नाम और दूसरा उसका हुआ गहना, आभूषण।
वे बेग में जो पहले महलों में रहती थी तो वे इतना गहना पहन के रखती थी कि उन गहनों के वजन के कारण उन्हें चलने में असुविधा होती, वे कमजोरी महसूस करती। और यहाँ पे कभी कहते हैं कि जंगल में रहने के कारण वो भूख प्यास से तड़पती रहती हैं, जिससे वे बहुत ही कमजोर हो गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आपके प्रश्न जो बन रहा है, संजाल बन रहा है पहले बेग में और बाद में बेग में। अगर आया पहले बेग में तो यहाँ पे आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं कि वे ऊंचे मंदिर में अर्थात ऊंचे महलों में रहती थी, स्वादिष्ट पकवान खाती थी, 3-3 बार खाती थी, गहनों से सजी रहती थी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसमें कि वे घने जंगलों में रहती हैं, कंदमूल खाती हैं, केवल 3 बेर खाती हैं और भूख के कारण वे कमजोर हो गई हैं। यहाँ पे 4 मार्क का 2-2 मार्क के 2 संजाल बन गए। छोटे प्रश्न तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। बिजन डुलाती थे, वे बिजन डुलाती हैं। यहाँ पे बिजन शब्द 2 बार आया, दोनों के अलग अर्थ। यहाँ पे यमक अलंकार हुआ। इस बिजन का अर्थ हो गया पंखा। गांव में पंखी होती, नौकर चाकर राजाओं के लगे होते, इस तरह से चलाते रहते हैं, दासियां चलाती हैं। डुलाना मतलब चलाना। अब यहाँ पे हुआ बिजन डुलाती हैं। बिजन का अर्थ यहाँ पे एक दूसरा अर्थ हो गया। बिजन का अर्थ हो गया जंगल। डुलाती हैं मतलब डोलती हैं अर्थात घूमती हैं। कवि भूषण कहती हैं कि वे बेग में जिनको नौकरानियां दासियां हमेशा गर्मी लगने पे पंखा झला करती, पंखा डुलाती थी, चलाती थी, वे बेग में अब जंगल में जब रहती हैं तो जंगल जंगल डोलती रहती हैं, टहलती रहती हैं। भूषण भनत शिव राजवीर तेरे त्रास। भूषण भनत, भूषण कवि का नाम, भनत अर्थात कहते हैं। शिवराज छत्रपति शिवाजी महाराज, यहाँ पे वीर मतलब यह शुद्ध है, शुद्ध रूप वीर। वीर शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, तेरे त्रास तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, त्रास मतलब कष्ट, पीड़ा, नगन जड़ाती थे, वे नगन जड़ाती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का, उनके पराक्रम का, उस पराक्रम का बेगमों पे होने वाले प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि भूषण कहते हैं कि हे छत्रपति शिवाजी महाराज, आपके पराक्रम, आपकी वीरता और भविष्य में मिलने वाले कष्टों का विचार करके वे बेगमें जो पहले नगीने जड़ाती थी, नगीना आप जानते हैं बहुमूल्य रत्न, यहाँ पे नगन यानी बहुमूल्य रत्न, जड़ाना मतलब उसको कपड़ों में लगवाना जो होता है, जो अपने वस्त्रों में, अपने कपड़ों में नग्न बहुमूल्य कीमती रत्न जड़वाती थी, अब वे आपके भय के कारण, आपके द्वारा दिए जाने वाले कष्टों के कारण वे इतनी डरी हुई हैं, इतनी भय कंपित हैं आपके पराक्रम से, वे जंगल में रहती हैं और वे नगन अर्थात बहुत कम कपड़ों में वे जंगल में घूमती रहती हैं, वे प्राय नग्न जैसी रहा करती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, पहले बाद में बहुत सारे उत्तर आपको मिलते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ये भी ध्यान में रखिएगा कि बहुत सारे अलंकार आपको मिलते हैं, शब्द युग में यहाँ पे मिलते हैं, और साथ में एक प्रश्न आपको मिलता है कि यहाँ पर एक जैसे शब्द आपको मिलते हैं। यहाँ पे शब्द युग में देखें, जड़ाती, जड़ाती आपका यहाँ पे डुलाती और जड़ाती, ये शब्द युग्म हो जाएंगे आपके, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये डुलाती दुलाती शब्द युग्म में यहाँ पे नहीं बनेगा, एक साथ होना चाहिए या इस तरह से। और ध्वनि निर्मित करने वाले शब्द जड़ाती, डुलाती, और साथ में ही यहाँ पे आगे देखेंगे आपको मिलेगा रहाती हैं, खाती हैं, ये आपको यहाँ पे यह भी मिल गया। विद्यार्थियों यह ध्यान रखिएगा कि यह पूरक पठन, पद्य पूरक पठन है, और एक इकाई में
जिसमें कि कुछ पाठ 3 पाठ कट कर दिए गए हैं। एक इकाई में अकेला पद्य पूरक पठन है। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगा तो इसमें से आपको प्रश्न आना है। 2 मार्क का संजाल होगा। 2 मार्क का आपका जो प्रश्न होगा वह स्वमत का होगा, जिसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यह होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन कीजिए। वीरता एक स्वाभाविक गुण है और वह सबके भीतर होना ही चाहिए। यह आपका स्वमत होना चाहिए। साथ में ही यह हो सकता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का प्रभाव बेगमों पे जिस तरह से पड़ा उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। तो इसी की व्याख्या आपको लिख देनी है। यहाँ पर भी आप अगर जाएंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि शिवाजी महाराज की बहादुरी का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यह स्वमत हो गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो स्वमत आ सकता है वह हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिएगा। यहाँ पर पहले वाले में आपको आएगा छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के युद्ध कौशल्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, जिससे दूसरों को इसका लाभ मिले। अपने सुझाव जरूर हम तक पहुंचाइए, जिससे उसमें सुधार हो सके।